वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई थ्रू माय बुक सोशियोलॉजी डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी। हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं पॉजिटिविज्म के बारे में, नॉन पॉजिटिविज्म के सभी स्टैंड्स हम पढ़ चुके हैं, फिनोमेनोलॉजी तक हम कवर कर चुके हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फिनोमेनोलॉजी के बारे में जाना था। आज हम उसका एक ऑफशूट है जो कहते हैं एथनोमेथोडोलॉजी, उसको स्टडी करेंगे और ये सभी स्टैंड हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। बस एक टॉपिक बच रहा होगा, फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, जो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसको। ठीक है। कुछ बच्चों का डाउट ये था कि सर टिपिफिकेशन के कुछ और एग्जांपल दीजिए, तो मैं एक और एग्जांपल मेरे पास है, मैं कल बताना आपको शायद भूल गया था। आज मैं टिपिफिकेशन का आपको एग्जांपल देता हूँ। टिपिफिकेशन और क्लासिफिकेशन एक ही बात है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इसी को कहते हैं फिनोमिना, और इसी की स्टडी है, उसी को कहा जाता है फिनोमिनोलॉजी। बस फिनोमिनोलॉजी यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं टिपिफिकेशन। आप चलिए 3 या 4 साल पहले की दुनिया में, 3 या 4 साल, तब एक एप्पल का जो मोबाइल फ़ोन था, लोग तब कहते थे ये किडनी के इक्विवेलेंट है, मीन्स इसका लोड था समाज में। लोग इसको टिपिफाई कैसे करते थे, अगर आप एप्पल का फ़ोन लिए हैं तो कॉमन मैन क्या कहेगा कि आपकी जो क्लास है वो ठीक-ठाक है, पहले ये माना जाता था। तो लोग उसका टिपिफिकेशन कैसे करते थे, आप एक अच्छे या पैसे वाले घर के व्यक्ति होंगे, लोग ये मान के चलते थे। तभी एक सेइंग थी कि किडनी बेच के फ़ोन लेना पड़ता है, ये मीन्स महंगा है। लेकिन समय बीता, कोरोना काल आया और आज इस फ़ोन के लोग कहते हैं छपरी फ़ोन। तो आप देख रहे हैं कि लोग इसको पहले टिपिफाई करते थे कैसे, किडनी के इक्विवेलेंट बोलते थे, मीन्स इसकी जो वैल्यू करते थे बहुत ज़्यादा करते थे, मीन्स इसका लोड लेते थे। यार एप्पल का फ़ोन लिए है बंदा। आज लेकिन आप एप्पल का फ़ोन लिए हैं तो आपको लोग छपरी बोल देते हैं। तो इससे आपको समझ में आता है कि टिपिफिकेशन जो है, लोग किसी फैक्ट को कैसे समझते हैं, ये डिपेंड करता है समय और काल पर, मीन्स समय, काल, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। मीन्स कहाँ किस समय हो रहा है, उसका टिपिफिकेशन उस स्थान उसी समय के आधार पर होगा, और किस स्थान पर हो रहा है, मीन्स इंडिया में है या यूएसए में है। इंडिया में भी ये यूपी में है या तमिलनाडु में है। यूपी में भी अगर ये चाहे विलेज में है, विलेज में भी ये किस कास्ट ग्रुप में है, मीन्स आप जितना अंदर चलते जाएंगे उस हिसाब से टिपिफिकेशन बदलता रहेगा। तो मेन जो यूनिट आती है वो आ जाती है एन इंडिविजुअल। तो वह कैसे क्लासीफाई करता है, बस यही इसी चीज की स्टडी होती है फिनोमिनोलॉजी। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ टिपिफिकेशन का। आप मीम देखते होंगे, अभी बहुत सारे मीम्स चलते हैं। तो हम जो गर्ल एक है और स्कूटी चलाती हुई गर्ल हम देखते हैं, अभी मैंने कहा स्कूटी चलाती हुई लड़की, तो आपके दिमाग में क्या छवि बनी, जो छवि आपके दिमाग में बनी वही है टिपिफिकेशन, कि हमने उस उसकी आइडेंटिटी कैसे एक्सपीरियंस की। हमारा एक्सपीरियंस वो कॉमन सेंस बेस पर कैसा है, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो बेस्ड ऑन कॉमन सेंस की लड़कियां स्कूटी सही से नहीं चलाती हैं, ये जो मीम में देखने को मिल जाता है। तो टिपिफिकेशन ऑफ गर्ल्स राइडिंग स्किल ये देखने को होता है। तो ये दोनों एग्जांपल टिपिफिकेशन के रहे, और इन दोनों एग्जांपल्स के साथ आप समझ गए होंगे कैसे फिनोमेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिपिफिकेशन। अब बात करते हैं एथनोमेथोडोलॉजी की। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जब ये समझ में आ जाएगा तो आपको फिनोमेनोलॉजी और थोड़ा और समझ में आएगा। Ethnomethodology was developed in 1960 by Harold Garfinkel by using phenomenological ideas in sociology। सबसे पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि इसका जो प्रोमाइस है वो फिनोमेनोलॉजी के बेसिस पर है।
ठीक है, तो फिनोमेनोलॉजी से ड्राइव हुआ है या इसका ऑफशूट क्या है? एथनो मेथोडोलॉजी। और फिनोमेनोलॉजी का जो बेसिस है वो किस पर है? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। मीन्स दादाजी ये हैं, पिताजी ये हैं और नाती ये है, ऐसे समझिए। 1960 के दशक की बात है। इट इज एन ऑफशूट टू फिनोमेनोलॉजी, मैंने बता दिया। एथनोमेथोडोलॉजिकल सोशियोलॉजिस्ट जैसे गार्फिंकल और सरकार, फॉलोइंग अल्फ्रेड सूट्स, ये जो फाउंडर थे फिनोमेनोलॉजी के। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट कंसीडर दैट देयर इज नो ऑब्जेक्टिव सोशल रियलिटी। जैसे फिनोमेनलिस्ट कहते हैं कि फिनोमेना और एक्सपीरियंस और क्लासिफिकेशन लोगों का डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई ऑब्जेक्टिव तरीके से लोग ट्रुथ को नहीं देखते हैं, सोशल रियलिटी को नहीं देखते हैं, वही मानना इनका है। द सोशल रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इट इज कन्वीनियंट फिक्शन दैट पीपल डेवलप। So the task of sociology to study the methods used by the people to construct their social reality। अब समझिए, यहाँ पे तीन वर्ड हैं। एथनो, रफ लेता हूँ, रफ में बताता हूँ। एथनो मेथडोलॉजी, इसको तोड़ते हैं। एथनो मेथडोलॉजी। एथनो मीन्स कल्चरल ग्रुप या कॉमन पीपल, समझिए, कॉमन पीपल या कल्चरल ग्रुप। तो कल्चरल ग्रुप का मीनिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी के जो कॉमन लोग हैं उनको कहते हैं एथनो। कॉमन पीपल एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, ठीक है। मेथड मीन्स एक्टिविटी, लॉजी मीन्स स्टडी। अब इसको कंबाइन करिए आप, तो इसको कंबाइन करके आप समझेंगे इट इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कॉमन पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर ज्योग्राफी और इट इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए कल्चरल ग्रुप। ये होती है एथनो मेथोडोलॉजी। आपका जो डाउट है वो क्या होना चाहिए? कुछ डाउट आप अपने माइंड में बनाइए कि सर एथनो मेथोडोलॉजी का जो स्टडी होती है हम क्यों करते हैं? ये क्यों की आंसर मैं करूंगा आपको। स्टडी और इसके आउटपुट क्या होता है स्टडी का, ये भी मैं बताऊंगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने बताया मेथड्स, पीपल और सोशल रियलिटी। पीपल कंस्ट्रक्ट देयर सोशल रियलिटी बाय यूजिंग कॉमन सेंस। मैंने आपको बताया कॉमन पीपल ऑफ अ लोकेलिटी और अ जियोग्राफिकल एरिया और एथनिक ग्रुप, एक ही बात है। एथनिक और कल्चरल ग्रुप इंटरचेंजेबली ये शब्द यूज हो जाते हैं। एवरीडे by using common sense, everyday experiences, and practical reasoning. So, sociologists should investigate people's commonsensical understanding of the social world and people accomplish ordinary tasks in their daily life. कल्चर को समझने के लिए साइंटिफिक रिसर्च ना करो, बल्कि लोगों के डेली लाइफ स्टाइल को ऑब्जर्व करो। कैसे करेंगे? उनकी कहानियां सुनिए, वो कहानियों में क्या कह रहे हैं। मीन्स उनके लिया एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन की कुछ कहानियां फेमस हैं, आप उन कहानियों को सुनिए। वहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, जैसे ट्राइबल कल्चर की कुछ अलग वैल्यूज हैं और आप दिल्ली जैसे महानगर में की बात करेंगे तो वहाँ कुछ अलग वैल्यूज हैं। वहाँ के कस्टम्स देखिए, वहाँ पे बोले जाने वाली गालियाँ देखिए कि लोग गालियाँ कैसे दे रहे हैं, गालियाँ कौन सी हैं। इन सब की स्टडी एथनो मेथोडोलॉजी में की जाती है। तो आपको ये समझ में आएगा एथनो मेथोडोलॉजी जो डेरिवेटिव ऑफ फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी में मेन जो फोकस होता है वो होता है एक्सपीरियंस पे, कि लोग क्या सोचते हैं, उसकी स्टडी है। एथनो मेथोडोलॉजी है तो आम आदमी की स्टडी, कॉमन मैन की है, लेकिन स्टडी है वो क्या करते हैं, ये स्टडी है वो कैसे करते हैं।
मीन्स उनके डूइंग की स्टडी है, ना कि एक्सपीरियंसिंग की। ये दोनों में डिफरेंस है पहला। तो पहला डिफरेंस आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। एथनोमेथोडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्मॉल एथनिक ग्रुप। सबसे पहले स्मॉल, तभी इसको माइक्रो स्टडी भी कहा जाता है, माइक्रो ट्रेडिशन में भी आता है ये। एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप ले लिया, क्लैन ले ली, एक ट्राइबल फैमिली ले ली, इन सब की स्टडी हम कर सकते हैं आसानी से। एंड देयर मेथड्स ऑफ डेली लिविंग। मेथड्स मीन्स एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज। Ethnomethodology means the study of the methods that people use on daily basis। ऐसा नहीं कभी कभार जो यूज कर लिया, जो डेली वो कर रहे हैं, टू accomplish their everyday life, और जिससे उनका जीवन यापन हो सके। इट हैज वेरियस कॉमन एलिमेंट विद यूरोपियन फिनोमेनोलॉजी। ये मैंने आपको बता दिया। फिनोमेनोलॉजिस्ट टेंड्स टू फोकस ऑन व्हाट पीपल थिंक। फिनोमेनोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं, वो टिपिफिकेशन को देखते हैं, टिपिफिकेशन कैसे हुआ। मीन्स वो ये नहीं देखते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं, वो लोगों की सोच को स्टडी करते हैं। जबकि एथनोमेथोडोलॉजी लोगों के क्रियाकलापों को स्टडी करते हैं। लेकिन वो लोग कितने होते हैं? स्मॉल एथनिक ग्रुप। स्टडी ऑफ स्मॉल ग्रुप और एथनिक ग्रुप, स्टडी ऑफ रूटीन और कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी इन एथनोमेथोडोलॉजी। अब क्या होती है वो स्टडी? आप उनके खर्चे कैसे हो रहे हैं वो देख सकते हैं, उनकी सैलरी कितनी आ रही है वो देख सकते हैं। तो खर्चे और सैलरी को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, उनकी आप डेली लाइफ में देखेंगे, तो आप उससे बहुत सारे कंक्लूजन फाइंड कर सकते हैं कि उसके खर्चे कैसे हैं और सैलरी कैसी है। वाई डू सम पीपल आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्सरसाइज। कुछ लोग योगा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक आपका क्वेश्चन हो सकता है। कुछ लोग एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एथनोमेथोडोलॉजी इज कंसर्न विद एग्जामिन द मेथड्स एंड प्रोसीजर दैट पीपल यूज टू कंस्ट्रक्ट एन अकाउंट फॉर देयर सोशल वर्ल्ड, सिमिलर टू फिनोमेनोलॉजिस्ट। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट आल्सो रिजेक्ट द ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ रियलिटी। ये भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कुछ भी नहीं मानते हैं, ये कहते हैं सब कुछ सब्जेक्टिव है। एंड सोशल ऑर्डर विच स्टार्ट्स फ्रॉम सोसाइटी, नॉट एन इंडिविजुअल। जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट हैं, ये फिनोमेनोलॉजिस्ट की तरीके से कोई भी ऐसा सोशल ऑर्डर मानने को रेडी नहीं है जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है सोशल स्ट्रक्चर के कारण। ये कह रहे हैं सोशल ऑर्डर है तो सोशल स्ट्रक्चर है, ना कि सोशल स्ट्रक्चर के कारण सोशल ऑर्डर। मीन्स ये जो व्यू है ये है नॉन पॉजिटिविस्ट में फिनोमेनोलॉजिस्ट और एथनोमेथोडोलॉजिस्ट का, और ये जो व्यू है ये है पॉजिटिविस्ट का। तो ये जो व्यू है पॉजिटिविस्ट वाला, इसको ये मना करते हैं, ये लाइन ये बता रही है। तो इसको जो डिनाई करेंगे ये इस बात को, इसके लिए इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए ये देते हैं ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट कि सोशल ऑर्डर जो भी समाज में है वह किसी एक सोशल स्ट्रक्चर के कारण नहीं है, वह लोगों के पर्टिकुलर मेथड्स के कारण है। लोग कुछ काम कर रहे हैं इसलिए सोशल ऑर्डर बना हुआ है, ना कि कुछ सोशल स्ट्रक्चर के कारण। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कास्ट सिस्टम है तो उससे रिलेटेड एक सोशल ऑर्डर है। मान लिया ये वाला देख लिया, VAVS, ये कहना है तुम्हारे स्ट्रक्चरलिस्ट का या पॉजिटिविस्ट का। ये जो बात कह रहे हैं नॉन पॉजिटिविस्ट, ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं लोग एक तरीके से अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हैं, मीन्स इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए सोशल ऑर्डर बना हुआ है। और इसलिए ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। मीन्स देख रहे हैं इंटरेक्शन से स्ट्रक्चर निकल रहा है। Ethnomethodologists suggest that sociologists should study the methods used by people to construct their social world, and there are no objectives to be captured. Hence, all realities are perceived or constructed reality concerned about what people actually do. अब इसका मीनिंग क्या है, बस आप समझ जाएंगे एथनोमेथोडोलॉजी का क्रम। इस लाइन में ये कहा जा रहा है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं। ये कह रहे हैं आप जो भी ऑब्जेक्टिव सोशल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो पॉजिटिविस्ट जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, मान लिया कास्ट सिस्टम, ये कह रहे हैं कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट यूं ही नहीं कर रहा है, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कराया जा रहा है। अब कौन वो करा रहा है? वो कह रहे हैं ये जो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कराया जा रहा है, ये कॉमन मैन
जो है उसके मेथड्स के कारण है, मींस उसके एक्शंस के कारण है। अब इसके पहले की कहानी मैं आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में पढ़ा ही चुका हूं। तो ये कह रहे हैं कॉमन मैन के कुछ मेथड्स हैं, कुछ काम को एक पर्टिकुलर तरीके से करने का तरीका है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। और ये कह रहे हैं अगर ये कॉमन मैन ऐसा ना करें, इन मेथड को ना करें, तो ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो नॉन पॉजिटिविस्ट हैं वो कह रहे हैं आप मेथड की स्टडी कर लीजिए, स्ट्रक्चर तो उससे निकले हुए हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करने में कोई फायदा नहीं। अब आप बात समझे? अभी नहीं समझे, जब मैं ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगी। वैसे ये बात अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने आपको एटकिंसन जो एक एथनोमेथोडोलॉजिस्ट थे, कल उनके बारे में बताया था। इन केस ऑफ स्टडी ऑफ डेटा ऑफ सुसाइड, जो डेटा लिया गया था किसके कारण, किसके द्वारा? कॉर्नर के द्वारा। कॉर्नर ने सुसाइड का डेटा कलेक्ट किया था और उसको क्लासिफाई किया था, और उसके क्लासिफिकेशन की स्टडी करी थी एटकिंसन साहब ने। एटकिंसन जो थे वो थे एथनोमेथोडोलॉजिस्ट, और आप जानते हैं एथनोमेथोडोलॉजी फिनोमेनोलॉजी से भी निकली हुई है। तो एथनोमेथोडोलॉजी भी क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं फिनोमेनोलॉजिस्ट ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन हैं। ऐसा है कुछ एथनोमेथोडोलॉजी और फिनोमेनोलॉजी। तो जो क्लासिफिकेशन की स्टडी है वो दोनों करते हैं। तो इन्होंने जो कॉर्नर का डेटा था वो कैसे क्लासिफाई किया गया, एटकिंसन ने उसकी स्टडी करी, और उन्होंने कहा दोज डेथ्स which are defined as suicide were seen as such with the lens of underlying pattern। बोल रहे हैं जो सुसाइड कही गई बात या जिसको सुसाइड क्लासिफाई किया गया वो इसलिए कहा गया क्योंकि एक लोगों ने एक पैटर्न के तहत उसको कह दिया। अगर ऐसा लोग ना कहते तो वो सुसाइड ना बनती। बस ये आपको बात समझनी है कि कर दिया तो हो गया, अगर नहीं करते तो नहीं होती। तो सुसाइड है क्योंकि लोग चाह रहे हैं, और सुसाइड नहीं रहेगी जब लोग नहीं चाहेंगे। अब समझिए फिर से, एक रिच व्यक्ति है, एक पुअर पर्सन है जो डेस्टिट्यूट पर्सन है। रिच व्यक्ति के सिर में गोली लगी तो आप उससे क्या कहेंगे? आपको लगता है अगर रिच व्यक्ति के सिर में गोली लगी है तो कहीं ना कहीं मर्डर हुआ होगा, कोई रंजिश हुई होगी इसके पैसे से रिलेटेड, इसलिए लोगों ने इसको मार दिया होगा किसी इसके दुश्मन ने। और एक बेचारे गरीब व्यक्ति के सिर में गोली लगी है जो डेस्टिट्यूट है, तो आप कहेंगे यार सुसाइड की होगी, क्योंकि इसका तो मर्डर कोई करेगा नहीं, इसके बेचारे का मर्डर कौन करे। अब समझिए, आपने सुसाइड कहा क्योंकि ये सुसाइड एग्जिस्ट करी क्योंकि आपने कहा। अब आप समझे, मर्डर अगर किसी का एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि आप कह रहे हैं, तो किसी के कहने से ही कोई सोशल स्ट्रक्चर या सोशल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। ये कहना है एथनोमेथोडोलॉजिस्ट का। अब शायद आप क्रक्स समझ गए हो इस बात का, यही क्रक्स है, इसी को हमें बस फोड़ना था। और इस बात से ये डिनाई कर देते हैं किसी भी सोशल रियलिटी के ऑब्जेक्टिव होने का, क्योंकि ये कह रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी तो है ही नहीं, जैसा हम कह देंगे, हम पैटर्न एक बना लेंगे, उस हिसाब से वो रियलिटी हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्लासिफिकेशन पर बहुत फोकस करते हैं। ये कहते हैं हम ही क्लासिफाई कर देंगे और वो ही रियलिटी बन जाएगी और वो ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बोले स्ट्रक्चर तो जैसे क्लासिफाई होगा स्ट्रक्चर बन जाएगा वैसे। तो हम क्लासिफिकेशन से पहले चलते हैं, लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर तो हमारे हाथ की चीज। अब आप इस बात से क्रक्स समझ गए होंगे फिनोमेनोलॉजी की स्टडी का। तभी मैं प्रीवियस लेक्चर में उसको ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था, मुझे ये लग रहा था जब ये पॉइंट आएगा तो मैं आपको अपने आप समझ जाएंगे। और एथनोमेथोडोलॉजी का, लेकिन अभी तक आपको इन दोनों का डिफरेंस आपस में अभी नहीं समझ में आया होगा, ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात जरूर समझ में आ गई होगी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कैसे बेस है फिनोमेनोलॉजी का और एथनोमेथोडोलॉजी का, और कैसे फिनोमेनोलॉजी बेस है एथनोमेथोडोलॉजी की। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, क्योंकि हमने कहा एक अंडरलाइंग पैटर्न है, उसके कारण मर्डर हो रहा है तो एग्जिस्ट हो रही है, मतलब मर्डर भी हो रहा है तो अंडरलाइंग पैटर्न के तहत एग्जिस्ट कर रहा है, और सुसाइड भी एक अंडरलाइन पैटर्न के तहत एग्जिस्ट कर रही है। और वो अंडरलाइन पैटर्न जो है वो किस बेसिस पर है? कॉमन सेंस के बेसिस पर। मींस कॉमन सेंस ही किसी की एग्जिस्टेंस को
बताता है। अगर कुछ मर्डर है समाज में तो वो कॉमन सेंस की वजह से है, और कोई सुसाइड है तो कॉमन सेंस की वजह से है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्यों फिनोमेनोलॉजिस्ट और एथनोमेथोडोलॉजिस्ट कॉमन सेंसिकल स्टडी करते हैं, क्योंकि इसी कारण कुछ एग्जिस्ट हो पाता है, कोई एक पैटर्न बन पाता है, और उस पैटर्न के कारण सोशल रियलिटी कुछ समझ में आने लगती है। अगर नहीं समझ में आया तो और लेक्चर मांगे चलिए, बहुत अच्छे एग्जांपल्स लगा रखे हैं, पूरा क्लियर कर दूंगा। दिस पैटर्न इज टर्म्ड एज कॉर्नर्स कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ सुसाइड। तो एटकिंसन ये कहते हैं जो कॉर्नर का डेटा है वो कॉमन सेंस के बेसिस पर निकला है। तो कॉमन सेंस ने किसी को मर्डर कहा, किसी को सुसाइड कहा। कॉर्नर ने अपने कॉमन सेंस से कुछ डेथ को सुसाइड क्लासिफाई किया, जो कि एक पैटर्न पर आधारित थी। तो जो पैटर्न था वो कॉमन सेंसिकल था। Ethnomethodologists argue that social world is nothing more than the construct, interpretation and accounts of its members. तो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट ये कहते हैं जो आप वर्ड देख रहे हैं, मीन्स अब यहाँ मर्डर हटा लीजिए, यहाँ पे आप एग्जिस्टेंस कर लीजिए, मान लिए यहाँ पे कुछ ऐसी बात रखिए कि यहाँ पे हो जाए कास्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे हो जाए रिलीजन, ऐसे समझ लीजिए कुछ एग्जाम्पल अपने मन में। तो आपको समझ में आएगा कि ये अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी में तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई इनको कास्ट सिस्टम मान रहा है, कोई इनको रिलीजन मान रहा है, और वो भी बेस्ड ऑन कॉमन सेंस और एक अंडरलाइंग पैटर्न। जिस दिन लोगों ने इसको मानना बंद कर दिया, जिसको क्लासिफाई करना बंद कर दिया रिलीजन और कास्ट सिस्टम में, उस दिन ये स्ट्रक्चर रह ही नहीं जाएंगे। बस ये कहना है अपने एथनोमेथोडोलॉजिस्ट का और फिनोमेनोलॉजिस्ट का। एथनो ये मतलब अकाउंट्स ऑफ इट्स मेंबर है, मींस इसके जो कॉमन लोग हैं उनकी कहानियों के आधार पर, उनके पैटर्न के आधार पर, उनके कॉमन सेंस के आधार पर ही सोशल रियलिटी या सोशल वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको समझ में आया कैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की जो थ्योरी है वो कैसे इसका बेस है, क्योंकि वो भी कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाले कि अगर सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है तो इंटरेक्शन के कारण और सिंबल के कारण। बस ये कह रहे हैं कि सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है वो क्यों, क्लासिफिकेशन के कारण और कॉमन सेंसिकल नॉलेज के कारण। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट डिवोट अ लॉट ऑफ अटेंशन टू एनालाइज पीपल्स अकाउंट। लोगों की कहानियां किससे पढ़ते हैं, लोग कैसे किसी को क्लासिफाई करते हैं। दिस इज वन ऑफ the reason that ethnomethodologists are preoccupied with analyzing conversation, and hence conversation analysis is one of the most important parts of ethnomethodology. तो एथनोमेथोडोलॉजी में किया क्या जाता है, वो बैठ के बातचीत सुनते हैं अकेला, अब बातचीत सुनते हैं और कहते हैं यार आज इनके बातचीत में एक धर्म एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, आज इनकी बातचीत में एक जाति एग्जिस्ट कर रही है, आज इनकी बातचीत में एक परिवार एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनकी बातचीत में है तभी वो समाज में है। जिस दिन इनकी बातचीत से हट गया उस दिन समाज से हट गया। तो इनकी स्टडी ना करें ये तो बेकार है, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो तो बातचीत से हो रहा है, तो हम करते हैं बातचीत की स्टडी, ये कह रहे हैं फिनोमेनोलॉजिस्ट और एथनोमेथोडोलॉजिस्ट, पर्टिकुलरली एथनोमेथोडोलॉजिस्ट। तो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट का मेथड क्या है, कन्वर्सेशन एनालिसिस। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस, फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी में। Phenomenologists tend to focus on what people think and create, and ethnomethodologists are more concerned with what people actually do. इसमें फर्क देखिए, मान लिया एक सोशल रियलिटी एग्जिस्ट करती है, सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कुछ भी मान लिया, एक रिलीजन इसको कह दिया, रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है समाज में, और यहाँ पे बैठा कॉमन मैन। कॉमन मैन कुछ सोच रहा होगा, कुछ समझ रहा होगा, कुछ क्लासिफिकेशन कर रहा होगा डेटा का, और कॉमन मैन कुछ एक्टिविटीज कर रहा होगा, ठीक है। और ये जो सोच समझ और क्लासिफिकेशन के कारण ये कुछ ये सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर गया। मान लिया इन्होंने कुछ डेटा ऐसा बनाया, कुछ समझा, कुछ सोच लगाई जिससे एक रिलीजन पैदा हो गया, ठीक है, और कुछ लोगों ने कुछ एक्टिविटीज करी, उस रिलीजन को और बढ़ावा दिया। तो आप देखिए सोच में क्या है जिसके कारण रिलीजन है,
और एक्टिविटीज में क्या है, इसके कारण रिलीजन है। ऊपर वाले की स्टडी को कहा जाता है पर्टिकुलरली फिनोमिनोलॉजी, और इसकी स्टडी को कहा जाता है एथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है, अब एक और बात समझिए, कैसे एथनोमेथोडोलॉजी फिनोमिनोलॉजी से ड्राइव होती है, क्योंकि जो एक्टिविटीज होती हैं किसी की भी एक्टिविटीज उसकी सोच पर आधारित होती हैं। मीन्स सोच मेन है, किसी की थिंकिंग मेन है, क्लासिफिकेशन मेन है। तो फिनोमिनोलॉजी जो है वो एथनोमेथोडोलॉजी को भी गाइड करती रहती है। ये हो गई फिनोमिनोलॉजी, और ये जो बात हो गई ये हो गई एथनोमेथोडोलॉजी। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस, दोनों का मीनिंग, और क्यों हम इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बाद पढ़ रहे हैं, क्यों हम इसको पॉजिटिविस्ट की क्रिटिक के तरीके से पढ़ रहे हैं। अब आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स यूज करी हैं, तब इसको आपके लिए निकाल पाया हूं। Ethnomethodologists are neither interested in macro nor micro structure, but with the practices that produce both type of structure. ये कह रहे हैं लोग जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट हैं वो कोई स्ट्रक्चर की तो स्टडी करते ही नहीं है। वो जानते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो तो लोगों की एक्टिविटीज के कारण कर रहा है। तो हम ना मैक्रो स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे भाई, ना माइक्रो करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम बस इस पे करेंगे फोकस, क्योंकि इससे ही तो ये ओरिजिनेट हो रही है। प्रैक्टिसेस या मेथड्स के कारण कुछ चीज एग्जिस्ट करने लगती है, इसलिए प्रैक्टिसेस की स्टडी करें। एथनोमेथोडोलॉजिकल मेथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल मेथड्स, मींस पॉजिटिविस्टिक पर्सपेक्टिव। तो पॉजिटिविस्टिक मेथड क्या है, वो तो साइंटिफिक मेथड है, लेकिन एथनोमेथोडोलॉजिकल मेथड्स क्या है, कन्वर्सेशन एनालिसिस या फिर उनकी एक्टिविटीज को देखना। अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं एक और अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आप एक सोसाइटी में जाते हैं, ट्राइबल सोसाइटी, सोसाइटी है ट्राइबल, उसमें एक रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ भी रिलीजन नाम ले लिया, आर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये रिलीजन एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसके बारे में इसको रिलीजन कह रहे हैं, उसको रिलीजन क्लासिफाई कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वही सेम लोग जो उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, वही लोग उसमें कुछ एक्टिविटीज भी उसकी उस रिलीजन के बारे में कुछ कर रहे हैं। ये बड़ा रिलीजन नहीं, छोटा सा ट्राइबल कल्चर का कोई रिलीजन है मान लीजिए, तो इसकी जो क्लासिफिकेशन टिपिफिकेशन की जानकारी है वो होगी फिनोमिनोलॉजी, और जो उसकी एक्टिविटीज की स्टडी है, जो उसको ओरिजिनेट कर रही है रिलीजन को, वो हो गई आपकी फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, और क्योंकि अपना जो सोच है वो अपनी एक्टिविटीज को भी डिराइव करती है, तो फिनोमिनोलॉजी जो है ये होती है फिनोमिनोलॉजी। और ये होगी आपकी एथनोमेथोडोलॉजी। ये सभी आपस में इंटरकनेक्ट टॉपिक हो गए। अब आप बहुत अच्छी तरीके से सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी के बारे में जान चुके हैं अभी तक। तो एथनोमेथोडोलॉजिकल मेथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल मेथड्स। सोशियोलॉजिकल मेथड्स कौन से कहे गए उन्होंने, सोशियोलॉजिकल मेथड उन्होंने कहे इन मेथड्स के अलावा जो भी मेथड्स हैं वो उन्होंने सोशियोलॉजिकल मेथड्स कह दिए। उन्होंने कहा वस्तिहन भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म की तरफ झुकता है, तो उसको भी उन्होंने अपने मेथड से अलग माना, जैसे पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव, वस्तियन मेथड, क्रिटिकल थ्योरिस्ट, फेमिनिज्म, पोस्टमॉडर्निज्म, इन सबसे अलग है एथनोमेथोडोलॉजिकल मेथड। अब बात आती है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स की। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स इन एथनोमेथोडोलॉजी, अभी मैं इसकी बात करूंगा थोड़ी देर में। एथनोमेथोडोलॉजिकल मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च, पहला हो गया ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, कन्वर्सेशन एनालिसिस, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, एक व्यक्ति जाता है, जो सोशल रिसर्चर जिसको कहते हैं, वह एक ग्रुप का पार्ट बन जाता है और फिर देखता है कि ग्रुप में क्या लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन का, उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कैसे नए नए सोशल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और लोगों की एक्टिविटी जो सोशल स्ट्रक्चर को कैसे रिवाइव करती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन।
ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स की भी हम बात करेंगे। कन्वर्सेशन एनालिसिस मेनली देखते हैं कैसे वो सोशल स्ट्रक्चर को टिपिफाई करते हैं, मीन्स उनका टिपिफिकेशन कैसे सोशल स्ट्रक्चर को इमर्ज करता है। टिपिफिकेशन लीड्स टू इमरजेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है। द मोस्ट फेमस एथनोमेथोडोलॉजिकल मेथड इज ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। इन each demonstration, researcher intentionally violate a social norm to see how others react. The reaction reveals the hidden rules that usually keep life running smoothly. The primary motive for a breaching experiment is to make the scene but the unnoticed rule of the society visible. इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वहीं पे जाता हूँ, एक ट्राइबल सोसाइटी, और एक रिलीजन। चलिए, कुछ लोग, मेरा ये मानना है, मैं एक एथनोमेथोडोलॉजिस्ट हूँ, मान लिया टीचर आपका एथनोमेथोडोलॉजिस्ट है, वो आपसे कहे पढ़ा है टीचर, वो है एथनोमेथोडोलॉजिस्ट। टीचर जो है वो है एथनोमेथोडोलॉजिस्ट। ठीक है। वो आपसे कहता है कि इनके मेथड्स की वजह से ही रिलीजन बना है, मीन्स रिलीजन की एग्जिस्टेंस इनकी एक्टिविटीज के कारण है या एक्शंस के कारण है। ठीक है। आप हैं एक हमारे स्टूडेंट, बहुत सोशियोलॉजी में आप अव्वल दर्जे के स्टूडेंट हैं, आप इस बात का विरोध करते हैं क्योंकि आप हैं पॉजिटिविस्ट। आप कहेंगे ऐसा होता नहीं है, आपके नजरिए में जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा, वो होगा ऐसे। तो मीन्स आप कहेंगे सर ये ऐसे नहीं होता, ये होता है ऐसे। मीन्स रिलीजन ट्राइबल सोसाइटी को गाइड करता है या रिलीजन इनके एक्शन को गाइड करता है। तो मैं आपसे कहूंगा चलिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। मीन्स जो अब मैं बात करता हूं ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। जो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि समाज को दिखाया जाए कि उनके एक्शंस के कारण ही कोई एक रिलीजन जैसी चीज पैदा होती है और सस्टेन करती है। उनके एक्शंस के कारण ही कोई कास्ट सिस्टम बना रहता है। उनके एक्शंस के कारण ही कोई फैमिली जैसी चीज बनी रहती है। उनके एक्शंस के कारण ही कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसा बना रहता है। ये दिखाने का, इसको प्रूव करने का मेथड है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। मैं कहूंगा मेरी बात सही है, अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं उससे। मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्राइबल सोसाइटी में एक व्यक्ति को कहूंगा T1, जो एक पर्टिकुलर तरीके से रिलीजन को देखता था, कुछ फूल पत्ती चढ़ाता था भगवान पे, डेली फूल पत्तियां, ठीक है, ये चढ़ाता था। मैं उससे कहूंगा इसको करना बंद कर दो, डेली जो भी मेथड्स हैं उसको बंद कर दो। रीच करना बंद कर, उसने करना बंद कर दिया ट्राइबल पर्सन T ने। तो आपने बताया कि उसके दिमाग में फिर रिलीजन का मतलब खत्म हो गया। मीन्स रिलीजन तभी तक है जब तक लोग एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना चाहते हैं। अगर वो मेथड फॉलो करना बंद कर देंगे, रिलीजन रहना होना बंद हो जाएगा, मीन्स एग्जिस्ट करना बंद कर जाएगा। इस बात को प्रूव किया जाता है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट से। अब आप समझ गए होंगे, अभी भी ना समझे हो एक और एग्जांपल लीजिए। आप एक फैमिली में हैं और आपको प्रूव करना है कि मेरे जो एक्शंस हैं उसके कारण फैमिली है, नहीं तो फैमिली नहीं हो। इस बात को प्रूव करना है। तो आपके एक्शंस क्या होते हैं? फैमिली में मान लिया मदर है, फादर है, चाइल्ड है और सिस्टर है। मान लिया यहाँ पे डॉटर है और सन है। ठीक है, आप मान लीजिए सन है। तो आप पहले अपने मदर के पास जाएंगे और मदर से कहेंगे आप अपना पेमेंट बताइए, आप मुझे रोटी कितने रुपए की देंगे। आप उससे कहेंगे रोटी का रुपया, बात करेंगे। ठीक है, ये पूछ लिया। अपने फादर के पास जाएंगे, कहेंगे अभी तक रह लिया घर आपके घर में, आप मुझे मकान का किराया बताइए। ठीक है, तो जब आप इस प्रकार की बातें करने लगेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके फैमिली वाले भी आपसे उसी प्रकार की बात करना स्टार्ट कर देंगे। वो भी कहेंगे यार ये पागल हो चुका है, अब इससे बात करने का कुछ मतलब नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपके मेथड से
आपने एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करना बंद कर दिया जो आप पहले करते थे। मीन्स आप माँ से माँ कहते थे, माँ को सम्मान देते थे। फादर को आप मकान मालिक नहीं मानते थे, फादर मानते थे। आपकी एक्टिविटी जैसी होती थी जिससे वो फादर दिखाई पड़े। अब लेकिन आपने वो करना बंद कर दिया, ब्रीच कर दिया वो चीजें। तो आप देखेंगे फैमिली ऐसे स्ट्रक्चर टूटने लगा और ही नहीं, फैमिली टूटने लगी। तो इन ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट से पता लग जाता है कि कोई चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो कोई ना कोई व्यक्ति, कोई सन है जो सन की तरीके से ट्रीट करता है मदर के लिए, मदर है जो सन मदर की तरीके से ट्रीट करती है, एक्ट करती है सन के लिए। मीन्स ये लोग इसको जिंदा रखते हैं, ना कि ये इनको जिंदा रखते हैं। अब आप समझ गए होंगे ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट इज टू मेक द सीन बट अननोटिस्ड रूल ऑफ द सोसाइटी विजिबल। मीन्स जो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट ये बात बताता है कि सोसाइटी अगर है तो किन्हीं एक्ट्स के कारण है, और वो एक्ट अगर ब्रीच हो जाएंगे, एक्ट वो अगर बंद कर देंगे हम, तो सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर है वो विजिबल नहीं होगा। मीन्स सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। एक और एग्जांपल, आप दो मित्र हैं, उसने पूछा, इस लड़के ने आपसे पूछा हाउ आर यू, एक कॉफी शॉप में। और हाउ आर यू का मतलब आप ज्यादातर कहते हैं फाइन, लेकिन आपने कहा नहीं मैं इसको ब्रीच करता हूँ, आज फाइन नहीं करूंगा, आज कुछ और कहूंगा। आप कहेंगे आई हैड सम स्टमक cramps so I took two antacids but then I started feeling lightheaded which I think might be because I skipped breakfast। तो ये सब बताने चालू हो गए। तो ये जो आपका मित्र है अब वो मित्र नहीं रह जाएगा, वो कहेगा यार पागल हो गया क्या। तो फिर इस ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट से आपको पता लगा कि अगर मैं इससे कर देता फाइन तो मेरी मित्रता चालू रहती, उससे वो मित्रवत होता। कि मीन्स अगर मित्रता है, अगर फ्रेंडशिप है, तो बस कुछ एक्ट्स किए जा रहे हैं दो लोगों के बीच जानकर, उस एक्ट के कारण मित्रता है। मीन्स कुछ मेथड्स हैं जो पर्टिकुलर तरीके से फॉलो किए जाते हैं लोगों की जानकारी में, तभी वो मित्रता रह पाती है। जब ये मेथड्स ब्रीच कर दिए जाएं तो मित्रता खत्म हो जाएगी। तो इस ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा कि मेथड से होता है सोशल स्ट्रक्चर। अगर हम वो मेथड्स या एक्टिविटीज को ब्रीच कर दें, बंद कर दें, तो सोशल स्ट्रक्चर दिखना बंद हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था कि चाचा और ताऊ की फैमिली में झगड़ा होता है। फैमिलीज हैं चाचा और ताऊ की, झगड़ा हुआ। तो ये फैमिलीज आपस में क्या बात करती हैं, यार अब कोई आना जाना है नहीं, कोई आना जाना है नहीं, बातचीत है नहीं, तो फिर किस बात का परिवार। आप समझिए, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि परिवार एक जो सोशल स्ट्रक्चर है वो डिपेंडेंट किस पे है, आने जाने पर और बातचीत पर। मीन्स अगर आना जाना बंद हो गया तो परिवार खत्म हो गया, या बातचीत कुछ अलग तरीके से होने लगी तो भी परिवार खत्म हो गया। मीन्स परिवार का एग्जिस्टेंस इन चीजों पर है। तो आने जाने का है मेथड, मीन्स एक्टिविटी। अगर मेथड नहीं होगा तो फिर स्ट्रक्चर नहीं होगा। बातचीत मीन्स एक्सपीरियंस। अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगा एक पर्टिकुलर तरीके से, तब भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो अब मैं इसको समराइज करता हूं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी को कैसे ये आपस में इंटरलेट करते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इसमें यह कहा गया इंटरेक्शन है तभी सोसाइटी है। और इंटरेक्शन में क्या क्या साथ में चलता है, सिंबल्स,
सेल्फ, सेल्फ में चलता है माइंड, माइंड के साथ होती है इन्फो, इंफॉर्मेशन। ये सभी मिला के सोसाइटी को जिंदा रखते हैं। ठीक है, इससे ड्राइव होती है फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी कहती है एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन अगर हम करें, टिपिफाई करें चीजों को, टिपिफिकेशन, अगर हम लोग चीजों को पहचानना बंद कर दें या पहचानना चालू कर दें तो वह चीज या ऑब्जेक्ट या सोशल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। इससे निकला एथनोमेथोडोलॉजी। ये कहता है कि कुछ मेथड्स हैं लोगों के, कॉमन लोगों के, मींस आम जनता के, एक पर्टिकुलर रीजन में मेथड्स या एक्टिविटीज, उनकी वजह से ही सोशल रियलिटी है या सोशल स्ट्रक्चर है, या सोशल रियलिटी कह दीजिए या स्ट्रक्चर कह दीजिए, इसको स्ट्रक्चर कह दीजिए। अब देख रहे हैं आप, बात वही है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इसको सेल्फ, माइंड और इंफॉर्मेशन या आइडेंटिटी के बेसिस पर बता रहा था, लेकिन आइडेंटिटी फिनोमेनोलॉजिस्ट आए जो इससे डेटा उठाया, ये सब कंसेप्ट उठाया, ये पूरा कंसेप्ट उठाया, इसको नया नाम दिया फिनोमेनोलॉजी, इसको टिपिफिकेशन और क्लासिफिकेशन कह दिया क्योंकि वो तो माइंड के बेसिस पर ही होगा, और फिर उसकी सोशल रियलिटी डिफाइन कर दी। फिर इसी से निकला एथनोमेथोडोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा कि ये थॉट पे बात कम करिए, एक्ट पे बात ज़्यादा करिए, मेथड्स पढ़िए या एक्टिविटीज पढ़िए या एक्ट पढ़िए, और एक्ट देखिए कॉमन सेंस कैसे है और उससे कैसे सोशल रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है। और आपको अगर प्रूव करना है, मान लिया पॉजिटिविस्ट आ जाते हैं और आपसे ये प्रूफ मांगते हैं, तो इसको आप प्रूव कैसे करेंगे? ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट से। इसको ब्रीच कर देंगे तो ये भी ब्रीच हो जाएगा। बस ये है तीनों का कोरिलेशन और इंटरडिपेंडेंस। ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए हर वक्त। मैंने ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट भी आपको कायदे से बता दिया है। अब एक डिस्कशन करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और एथनोमेथोडोलॉजी के बीच में। ये रह गया है। The most famous ethnomethodological method is the breaching experiment. In these demonstration, researchers intentionally violate a social norm or social method followed by common people to see how other reacts. The reaction reveal the hidden rules that usually keep running smoothly. The primary motive of a breaching experiment is to make the seen but unnoticed rule of society visible. एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये रह गया, ये भी आप इससे और क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में, क्योंकि ये जो कंसेप्ट हैं दोनों एक बार क्लियर हो गए फिर आपको कभी भी चिंता नहीं करनी है। और अगर नहीं हुए तो आप समझ लीजिए ये आपको पूरी सोशलॉजी पढ़ लेंगे और ये क्लियर नहीं होंगे ही नहीं। तो इसलिए इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। एक मान लीजिए आप हैं मेन वन, ठीक है, और ये आपने टिकट काउंटर देखा, टिकट काउंटर, यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है ऐसे, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं ऐसे लाइन में, आपने देखा कि लाइन लगी हुई है, आप गए उसी लाइन में पीछे लग गए, आप मेन वन थे, आप गए लाइन में पीछे लग गए, मीन्स आपने एक तरीके से एक्ट किया, आपका एक्ट ये हुआ, इसी वजह से लाइन की जो सोशल रियलिटी है वो हो पाई आपके लिए, लाइन मतलब आपके लिए बनी रही। आप मान लीजिए ब्रीच कर दीजिए इसको, आप मत मानिए रूल, आपने इस एक्शन को ब्रीच कर दिया, ठीक। अब ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसमें कैसे होता है। ये सोशल रियलिटी है या सोशल स्ट्रक्चर कह दें इसको, लाइन को, और ये आपका एक्ट हो गया या मेथड हो गया, और ये आप हो गए। अब मान लिया ये लाइन लगी थी पहले, 3-4 लोग लाइन में लगे थे, ये टिकट काउंटर था यहाँ पे,
और मैन वन यहाँ पे आया, उसने कहा मैं ब्रीच करूंगा, वो गया यहाँ पे चला गया, उसने कहा भाई टिकट दे दो, ठीक है, इसने ब्रीच किया लाइन को, तो पीछे वाला आया, उसने कहा अरे भाई ये भाग रहा है मैं भी जाऊंगा आगे, इसने भी ब्रीच कर दिया, फिर इसने भी ब्रीच कर दिया, इसने भी ब्रीच कर दिया, इसने भी ब्रीच कर दिया, तो क्या हो गया, लाइन टूट के क्या बन गई, ऐसा कुछ बन गया। तो स्ट्रक्चर जो था वो समझ में आ रहा है मेथड की वजह से था या एक्शंस की वजह से था। एक्शंस नहीं हुए पर्टिकुलर तरीके से तो वो स्ट्रक्चर नहीं रहा। तो इस ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट से करके ये समझ में आता है कि कुछ लोगों को स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, इसलिए वो कुछ काम करते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करना नहीं चाहेंगे, ये सेकंडों का खेल होगा, वो स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। ऐसी कुछ बात कहते हैं एथनो मेथोडोलॉजिस्ट और फिनोमेनोलॉजिस्ट। अब और क्लियर हो जाएगा। इट चेंज सोशोलॉजी बाय प्रूविंग दैट वी आर द वंस इन चार्ज ऑफ रियलिटी। हम ही इंचार्ज हैं रियलिटी के। मीन्स लाइन है वो हमारी वजह से है, हम चाहते हैं इसलिए लाइन है, ना कि लाइन हमें चाह रही है। इफ एवरीवन स्टॉप फॉलोइंग द इनविजिबल रूल्स, अगर जो इनविजिबल रूल्स बने हुए हैं, और इनविजिबल रूल्स क्यों हैं, क्योंकि ये फिनोमेना में है, लोगों के एक्सपीरियंस में लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है, और मेथड्स में। टुमारो सोसाइटी वुड स्टॉप एग्जिस्टिंग। अगर लोगों ने वो इनविजिबल रूल फॉलो करना बंद कर दिया, ब्रीच कर दिया, सोसाइटी सेकंडों में खत्म हो जाएगी, सेकंड्स में, और पॉजिटिविस्ट मुंह देखते रह जाएंगे। ये कह रहे हैं अपने एथनोमेथोलॉजिस्ट। इट शोज दैट सोशल ऑर्डर इज एन अचीवमेंट। ये अचीवमेंट है, लोगों ने इसको अचीव किया है थ्रू देयर एक्शंस, समथिंग वी हैव टू वर्क एट एवरी डे। और ये क्योंकि अचीवमेंट है, लोगों के मेथड्स के द्वारा हो रही है, तो इन मेथड्स को कंटिन्यू करना है कैसे भी। ये मेथड्स ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये मेथड्स लगातार कंटिन्यू रखने हैं, तभी सोसाइटी चालू हो पाएगी, चल पाएगी। तो इसमें जो मैंने कमेंट लिखा है, सोशल फोर्स जैसा कुछ है नहीं, बस ये तो सब इंडिविजुअल्स मिलकर सोशल ऑर्डर बना देते हैं। अब आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोलॉजी में। मैंने एक और कंपैरिजन कर रखा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और एथनोमेथोलॉजी का। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में जो बॉस समझते हैं, ये अल्टीमेट पावरफुल मानते हैं, वो किसको मानते हैं, स्ट्रक्चर को। सोसाइटी इज ए जायंट मशीन दैट कंट्रोल्स एन इंडिविजुअल। मींस इंडिविजुअल तो इस स्ट्रक्चर से कंट्रोल होता है। जबकि एथनोमेथोडोलॉजी या आप फिनोमेनोलॉजी भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देयर इज नो मशीन, सोसाइटी ओनली एग्जिस्ट बिकॉज वी कीप एक्टिंग ऑन इट। लाइन अगर लगी है क्योंकि इंडिविजुअल इसको चाह रहे हैं, इंडिविजुअल लाइन तोड़ने लगे, लाइन हट जाएगी। तो इंडिविजुअल ने मेथड्स फॉलो करना बंद कर दिए पर्टिकुलर तरीके से, तो लाइन नहीं रहेगी, मीन्स स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल को डेली मेहनत करनी है उन मेथड्स को कंटिन्यू कराने में, जिससे कि सोशल स्ट्रक्चर बना रहे और सोसाइटी कंटिन्यू होती रहे। ये कहना है एथनोमेथोडोलॉजिस्ट का। इसीलिए ये मेथड्स पे फोकस करते हैं। बोले मेथड पढ़ लो भाई, अगर मेथड की एनालिसिस सही हो गई तो सोसाइटी एग्जिस्ट करती रहेगी। आप स्ट्रक्चर में मत जाइए, आप स्ट्रक्चर करते रहते हैं। अब रोल, अपना रोल क्या है, हम कल्चरल डोप्स हैं, जैसे हमें स्ट्रक्चर कह देता है वैसे हम कर देते हैं। ये कह रहे हैं लाइन लगी है इसलिए आप लाइन में आके चुपचाप पीछे लग गए। ये कहते हैं नहीं, हम एक्टिव आदर्श हैं, हम अपनी स्थितियां खुद गढ़ते हैं। हमने लाइन बनाना चाहिए तो लाइन बन गई, मीन्स यहाँ से लाइन बनना स्टार्ट हुई तो ये मेथड्स फॉलो होते गए। ये कह रहे हैं नहीं, लाइन पहले बनी थी और आप आके लग गए। ये दोनों में अंतर है। हर एक इंसान हर दिन प्रतिदिन समाज को जिंदा रखता है। सोशल ऑर्डर, ये कहते हैं ऑर्डर इज फिक्स्ड, इट इज ए सेट ऑफ रूल्स। बोले रूल डिफाइंड है, लाइन के रूल डिफाइंड थे, आप आके लग गए। ये कहते हैं ऑर्डर इज फ्रेजाइल, इट इज ए फिक्शन। बोल रहे हैं आपको लग रहा, ये कहते हैं आपको लग रहा है लाइन लगी है, एक व्यक्ति ने तोड़ी और ऑर्डर ऑर्डर सब खत्म हो गया। इफ ऑल स्टॉप डूइंग इट, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट पे हमने रूल तोड़ के देखे तो रूल्स टूट भी गए। रिसर्च गोल, इसका गोल क्या होता है कि बिग रूल्स बनाएं, मींस हाइपोथेसिस से लॉज और थ्योरीज बनाई जाएं। ये कहते हैं ये लॉ थ्योरी में मत पढ़ो, मेथड्स पढ़ते रहो, क्योंकि मेथड से ही सोसाइटी जिंदा है। तो मेथड्स को ही रीड करते रहो, कैसे मेथड से सोसाइटी जिंदा है। टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी, एज पर एथनोमेथोडोलॉजिस्ट
all sociological methods are more than useless. Hence, sociology should study life of common man through their methods. कैसे वो लाइन को जिंदा रखते हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल, जिससे समाज जैसी चीज जिंदा बनी रहती है। लोगों का पर्सपेक्टिव पढ़िए, ये मेनली फिनोमेनोलॉजिस्ट करते हैं कि वो कैसे क्लासीफाई करते हैं, और जो मेथड्स हैं वो स्टडी करते हैं एथनोमेथोडोलॉजिस्ट। अब एक फिनोमेनोलॉजिकल या एथनोमेथोडोलॉजिकल एनालिसिस देखते हैं कैसे की जाती है। जो भाभी और देवर का जो एक स्ट्रक्चर है, मींस एक रिलेशन है, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि कुछ इंटरेक्शन वैसे हो रहा है। इंटरेक्शन गालियों का है, उनके बीच गालियां दे दी जाती हैं, उनके बीच लैंग्वेज कुछ अलग तरीके से होती है, इनके बीच घूंघट नहीं होता है, इनके बीच होली का त्यौहार जोरों शोरों से मनाया जाता है। तो ये मेथड्स फॉलो होते हैं, इस वजह से ये रिलेशनशिप है। अब क्या है, अगर आप बहुत सीरियस लैंग्वेज में बात करें, भाभी आपके सामने घूंघट करके आने लगें, होली के त्यौहार में आप उन्हें रंग ना लगाएं, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो रिलेशनशिप था, ये जो फैमिली में रिलेशनशिप था, ये वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मींस ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो इससे पता लगता है कि मेथड्स और क्लासिफिकेशन से ही सोशल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली बहू जेठ का जो रिलेशनशिप है, वो है सम्मान से। बहू जेठ का सम्मान करेगी और जेठ भी बहू का आदर करेगा। बहू जेठ के सामने घूंघट करेगी, अगर ये घूंघट करना बंद कर दे, उस दिन जेठ खुद ही घर छोड़ के भाग जाएंगे, तो वो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो ये है एथनोमेथोडोलॉजिकल एनालिसिस। इनके मेथड्स स्टडी करते रहो तो आपकी स्ट्रक्चर स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर तो कंटिन्यू होता रहेगा। इसको समझने के लिए ना तो पॉजिटिविस्ट, ना ही फेमिनिस्ट, ना ही क्रिटिकल थ्योरिस्ट, ना ही पोस्ट मॉडर्निस्ट, ना ही बस्तियन मेथड, बस इनके क्रियाकलापों को समझो, लैंग्वेज देखो, गालियां सुनो, सम्मान देखो, ये मेथड्स देखते रहो। अगर ये मेथड्स गड़बड़ हो रहे हैं, इन मेथड्स में चेंज है, तो स्ट्रक्चर में अपने आप चेंज आ जाएगा, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। All sociological methods are useless, hence sociology should go for people's method। अब ये कहते हैं आप मेथड लगाइए, साइंटिफिक मेथड, डेटा कलेक्ट करिए, उससे हो ही क्या रहा है। हम पीपल्स मेथड देखेंगे, हम देखेंगे गालियां, घूंघट, होली का त्यौहार कैसे मनाया जा रहा है जिससे सोशल स्ट्रक्चर जिंदा है। ये जब चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, तो हम इस पर फोकस करते हैं, ना कि डेटा पर। फॉर एनालाइजिंग देयर लाइफ, ऑर्गेनिक मेथड नॉट मैकेनिकल, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल। वीना दास हैं, वो स्टडी करती हैं वायलेंस की फ्रॉम एथनोमेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो अगर ये स्टडी कर रही हैं, ये फेमिनिस्ट हैं एक, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये किसी एक पर्सन के पास जाएंगी। आप अभी इनकी डिटेल मत पढ़िएगा, आप गैस करिए ये क्या करेंगी। ये किसी पर्सन के पास जाएंगी और उसके एक्ट्स स्टडी करेंगी, और उसके एक्ट्स में ढूंढेंगी कैसे वायलेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके एक्ट्स को स्टडी कर सकती हैं या उसके एक्सपीरियंस को स्टडी कर सकती हैं, कि वह किसी चीज को कैसे क्लासिफाई कर देती है या कर देता है जिससे वायलेंस बना रहता है। इन दो चीजों का स्टडी होती है। तो इसको कहते हैं एथनोमेथोडोलॉजी, इसको कहते हैं फिनोमेनोलॉजी। अब आप समझ गए होंगे दोनों में फिर से डिफरेंस। अब देखते हैं इनकी एथनोमेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। ये जो स्टडी कर रही है कि स्टडी ऑफ ए ब्लैक कलर्ड गर्ल इन अ फैमिली, एक सांवले कलर की लड़की है, उसकी स्टडी है। पॉजिटिविस्टिक एनालिसिस कैसी होगी? पहली बात तो वो होगी इंटरव्यू। आप लड़की के पास जाएंगे, उससे इंटरव्यू करेंगे, उससे डेटा लेंगे कि तुम्हें कैसे रिसिस्ट कमेंट करे जाते हैं, कौन कौन से कमेंट करे जाते हैं, ये सब लिख लीजिए आप, डेटा लैंग्वेज सभी कर लीजिए। क्वेश्चन आयर, उसके साथ वायलेंस को समझ सकता है, ये सब करके आप वायलेंस को समझ सकते हैं कि लोग उसके साथ वायलेंस कैसे करते हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ कैसे हो रहा है। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट क्या करेगा जाके, क्या करेगी जाके? सबसे पहले वो उसकी माँ के पास जाएगा, उस गर्ल की माता जी उसके साथ कैसा व्यवहार करती हैं, मीन्स उनके मेथड्स क्या हैं, उसको स्टडी करेगा। उस मेथड्स में क्या देखेगा? वो उसको गालियां तो नहीं देती हैं, अगर वो गालियां दे रही होंगी तो वायलेंस हो रहा है। या कुछ फेयर कलर लड़कियों का उलाहना तो नहीं देती हैं, उलाहना, उसको स्टडी करेगा। मीन्स ये मेथड देखेगा, फिर देखेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो स्ट्रक्चर है इस कारण तो नहीं जिंदा है। क्या उसने स्कूल कहीं इन्हीं बातों की वजह से तो नहीं छोड़ दिया? वह लड़की
स्कूल जाती है कि नहीं जाती है, इसकी स्टडी करेंगे। अगर स्कूल नहीं जा रही है वो लड़की, तो कहीं ना कहीं वह स्कूल में भी परेशान रहती है इन्हीं कमेंट्स के कारण। तो आप देख रहे हैं एथनो मेथोडोलॉजिस्ट एनालिसिस जो है वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक एनालिसिस है और लोगों के पास बैठकर होने वाली एनालिसिस है, और ये कॉमन सेंस पे ही आधारित है। एक और देखते हैं बात, क्या कोई थर्ड जेंडर व्यक्ति है तृतीयपंथी पॉजिटिविस्ट स्कॉलर को सही से कुछ बता पाएगा? इससे तो अच्छा है कि कोई एथनो मेथोडोलॉजिस्ट उस व्यक्ति के जीवन को कॉमन सेंस के आधार पर दिन प्रतिदिन देखे और एक मत तैयार करे। क्योंकि अगर ये इसका थर्ड जेंडर का डेटा लेने गया, मीन्स इसके साथ कैसे वायलेंस हो रहा है, ये सब चीजें, तो डेटा तो होगा बहुत, और डेटा तो फॉर्म में भी नहीं आएगा। कितने फॉर्म बना लिए जाए या किस टाइप का फॉर्म बना लिया जाए, डेटा को कैसे क्लासिफाई किया जाए, ये सब कुछ समस्याएं होंगी पॉजिटिविस्ट के सामने। जबकि नॉन पॉजिटिविस्ट जाएगा, वो उसके बीच में रहेगा, उसके मेथड्स पढ़ेगा और दूसरों के भी मेथड्स उसके लिए पढ़ेगा, और वो एनालिसिस कर लेगा कि क्या हो रहा है। ये जो एथनो मेथोडोलॉजिस्ट की अप्रोच है, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल फॉलो करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो गई हैं जो आपका स्लम होता है उनमें जाती हैं, उसमें मेथड्स देखती हैं, और जो स्लम के स्ट्रक्चर हैं उन मेथड्स के कारण कैसे जिंदा हैं उसको स्टडी करती हैं। वो प्रोस्टिट्यूट के जो घर होते हैं उनमें जाती हैं और देखती हैं कि उनके मेथड्स क्या रहते हैं, उनके साथ पुलिस कैसे एक्ट करती है, उनके साथ जज कैसे एक्ट करते हैं, इन सबको स्टडी करती हैं और उनके मेथड्स से, उनके एक्टिविटीज से पता लगाने की कोशिश करती हैं कि इनके साथ कुछ एक स्ट्रक्चर जो जिंदा है वो कैसे जिंदा है। सेंट्रल आइडियाज टू एथनो मेथोडोलॉजी। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंडेक्सिकलिटी और रिफ्लेक्सिविटी। नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमेनोलॉजी और एथनो मेथोडोलॉजी को रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। वैसे आल दो ये टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं पूरा, बस इसका नामकरण जो है वो हो रहा है। अब इसका जो कंसेप्ट है वो हम जानते हैं, बस अब ये जो नए नाम है इंडेक्सिकलिटी और रिफ्लेक्सिविटी, ये हमें नए पढ़ने को मिल रहे हैं, नामकरण बस हो रहा है, कंसेप्ट हम जान चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।